वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन फिजिकल अकेडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें हमारे रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। तो आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट लेक्चर लाए हैं आपके लिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 5। रिवॉल्यूशन जो हमारा चल रहा है वो 3 मंथ्स का रिवॉल्यूशन है। ये इस रिवॉल्यूशन में आप हमें सपोर्ट कीजिए। पूरा आईआईटी जैम का फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पूरा ही फ्री कोर्स हम आपके लिए लाए हैं। एक से एक बढ़िया वाला कंटेंट है और लेक्चर्स भी हर रोज आपके इसी फिजिकैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे यहीं पे आते रहेंगे। तो आपको बस ये करना है कि हर एक वीडियो जो है प्रॉपरली पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना है, नोट्स बनाने हैं और जो है उसका रिवीजन भी करना है। रिवीजन यहाँ पे हर लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन मैं खुद आपको यहाँ पे कराता रहूंगा। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको क्लिक करके वो ग्रुप में जरूर जरूर ज्वाइन हो जाना। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। ठीक है। तो पहले अपना पेन्स डाउन कर दीजिए और फटाफट से पानी का बोतल वगैरह पानी जो कुछ भी है साथ में लेके बैठ जाइए। फटाफट से हम और आंखें अपनी बंद कर दीजिए और मैं जो बोल रहा हूँ बस उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। आपको प्रीवियस क्लास का मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है। अब जरा देखिए प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव पढ़ने की जरूरत क्या आन पड़ी? इस वजह से क्योंकि हम जिस भी शेल में हम इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम उसका लगने वाला जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज जो उस पर लगता है न्यूक्लियस का, ठीक है, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे एक जैसा नहीं लगता। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और अंदर के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग की वजह से उस जेड जो उस पर जो चार्ज उस पर लगने वाला होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। कितना कम होता है और कितना उस पर इफेक्टिवली लगता है वो हमने फॉर्मूला से स्लेटर्स रूल से हमने पता लगाया था कि एस और पी ब्लॉक में अगर होता है तो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी लगता है सेम शेल वालों का और अंदर के शेल वालों का उस पे शील्डिंग लगता है। और डी ब्लॉक वाले और एफ ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम देखा था कि सिर्फ डी और एफ ब्लॉक में रहे इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगता है। बाकी के सारे अंदर के सब शेल और शेल का उस पे शील्डिंग लगता है। और ऑब्वियसली जो जिस सब शेल की हम बात कर रहे हैं उसके बाहर वाले सब शेल या शेल का कोई भी इफेक्ट उन पे नहीं लगता। ठीक है। तो ये हम जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ चुके थे। एस और पी ब्लॉक के लिए अलग फॉर्मूला था, डी और एफ ब्लॉक के लिए अलग फॉर्मूला था। इसके बाद हमने एक दो क्वेश्चंस भी किए थे। एस और पी ब्लॉक के लिए हमने एक फॉर्मूला भी निकाला था। आज अभी इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, फटाफट से यहाँ पे ध्यान दें। स्कैंडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 21। ठीक है। इस पे 3p में जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन 3p में रहे उसके ऊपर z इफेक्टिव हमें ढूंढना है। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है वो है 3s2 3p6 और 3d1। आपको जैसे कि पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग होता है वो एनर्जी के बेसिस पे n+l रूल के हिसाब से वो 4s में पहले भर जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर 3d में भरता है। लेकिन भरने के बाद जो शेल जिस तरह से अरेंज होते हैं वो उसी तरह से उसी मैनर में, जैसे थर्ड शेल पहले आ जाता है, फोर्थ शेल जो होता है वो बाद में होता है। ये हम बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं कि क्यों ऐसा क्यों होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में तो कोई दिक्कत नहीं होती। फोर्थ शेल होता है, थर्ड शेल होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिलिंग का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से फिलिंग होती है। लेकिन अगर हम जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमें तो पता ही है कि शेल जो है वो तो अलग ही रहने वाले हैं। थर्ड शेल फोर्थ शेल से पहले ही आने वाले हैं। पर भले ही फोर्थ शेल का एस वाला सब शेल 3d से पहले भर जाए, ठीक है, लेकिन जिस तरह से शेल का अरेंजमेंट है वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहने वाला है। तो उस पे लगने वाला इफेक्ट भी इसी तरह से होने वाला है कि अगर p पे अगर हम p के इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम देख रहे हैं तो 3d और 4s इसका इस पे नो इफेक्ट लगेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी बाहर है। इस पे इनका कोई इफेक्ट लगने वाला नहीं है। अब हमें देखना है कि एस और पी सब शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स का हमने देखा था कि स्लेटर्स रूल के हिसाब से उनका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स अगर एस और पी में है तो उस शेल के, अब देखें 3d जो है वो 3p के बाद आता है तो उसका तो नो इफेक्ट लगेगा। अब बचा कौन, अंदर का या फिर उसका? तो देखिए 3p और 3s ये एक शेल में ये दो सब शेल बचे तो इनका जो इफेक्ट है, ठीक है,
ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला तो हम चार्ज ढूंढेंगे, तो बाकी के रह जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 7 इलेक्ट्रॉन उस पे क्या करेंगे? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करेंगे, और जो भी अंदर के जो शेल है वो उस पे क्या करेंगे? शील्डिंग इफेक्ट देंगे उस पे। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस पे 0.35 का फैक्टर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से, और शील्डिंग का जो इफेक्ट है, अब इसमें इस तरह से है कि एक शेल अंदर वाला यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.85 का इफेक्ट देंगे, और उसके अंदर वाले जितने भी होंगे वो 1 का फैक्टर से देंगे। ठीक है, 1 का फैक्टर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला हो इतना चार्ज हमारा कट जाएगा। तो 7 इंटू 0.35 देखते हैं हम। ठीक है, 7 इंटू 0.35 2.45 आ रहा है। ठीक है, 8 इंटू 0.85 6.8 एंड +2, तीनों को ऐड कर दीजिए, हमारे पास आ रहा है 11.25। तो इतना चार्ज जो है उस पे लगने वाला, 21 में से इतना चार्ज उस पे कट जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और शील्डिंग की वजह से। तो अब उस पे कितना रह जाएगा? तो 21 माइनस 11.25, उस पे लग जाएगा 9.75। कहाँ 21 और कहाँ 9.75, इतना ही बस उस पे चार्ज लगने वाला है। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अब उस एक्सेप्शन को हम देख लेते हैं। जहां तक एक्सेप्शन ना आए तब तक इनऑर्गेनिक कहाँ से हो गई यार? एक्सेप्शन के बिना तो इनऑर्गेनिक पढ़ी नहीं जाती। 1s2 ऑन Zn, 1s2 ये वाले पे, जिंक में ये वाले सब शेल पे लगने वाला Z इफेक्टिव बताइए। ठीक है, तो अब देखिए, पहले तो जिंक जो है उसका एटॉमिक नंबर है 30। अब पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे पहला जो है 1s2 शेल ही है। वन फर्स्ट शेल में जो सबसे पहला सब शेल है वो 1s2 है। ठीक है, और बाकी का जो है उसके बाद सेकंड शेल चला जाएगा। अब ये वाले शेल पे अगर इसका बोला है इस पे जेड इफेक्टिव ढूंढना है, तो बाहर के जितने भी हो उसका जो है नो इफेक्ट लगने वाला है, हमें उसी शेल का देखना है। उस शेल में तो बस 1s2 है। ठीक है, तो 1s2 पे लगने वाला जेड इफेक्टिव हमें ढूंढना है। तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन पे हम इफेक्ट ढूंढ रहे हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उस पे रिपल करेगा। ठीक है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो 0.35 का फैक्टर लगा रहा है, तो उस पर टोटल 0.35 जितना ही इफेक्टिव चार्ज कटेगा। 0.35 जितना उस पे जो चार्ज है वो कटेगा, यानी Z इफेक्टिव ऑन 1s2 वाले सबशेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे कितना लगेगा? 30 माइनस 0.35। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 26.5 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉरी 26.5 नहीं, मिस्टेक, सॉरी 29.65 होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तभी तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पे होता है ये, इस पे जो चार्ज लगने वाला होता है वो 0.35 नहीं लगता। एक एक्सेप्शन इसीलिए, इस पे बस 0.3 जितना फैक्टर ही लगता है। इस पे जो है सिर्फ 0.3 जितना फैक्टर लगता है, और ये जो होता है इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगने वाला होता है वो हो जाता है कुछ 29.7। ये एक ध्यान रखिएगा, शायद एग्जाम में अगर पूछ ले। एक एक्सेप्शन है, 0.35 का फैक्टर लगना चाहिए लेकिन लगता है 0.3 का फैक्टर। ठीक है, इतना आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देखते हैं, पेरीफेरी, जेड इफेक्टिव पेरीफेरी देखते हैं। अब ये क्या चीज होती है? देखिए, मान लें कि हमारे पास एक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का केस ले लेते हैं। नाइट्रोजन कितना होता है? इसका 7 होता है। ठीक है, अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। इसके जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 7 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, उसमें से पहले शेल में ये वाला एक, ये वाला दो, और दूसरे शेल में 1 2 3 4 और 5।
ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा ही रहा होगा, ठीक है। अब देखिए पेरिफेरी क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को इसके अट्रैक्शन में अगर आना है, इस शेल में अगर उसको एंटर करना है, तो इसको कितना इफेक्टिव चार्ज लगेगा, यानी ये जो न्यूक्लियस है वो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो उसको अंदर एंटर होना है, वो उसको कितना अट्रैक्शन लगाएगा, वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो रहे होंगे, अगर उसको इस वाले शेल में अगर एंटर होना है, सेकेंड शेल में अगर उसको एंटर होना है, तो इस पे ये वाले जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाएंगे कि सेम शेल में है, और अंदर वाले शेल जो है उस पे शील्डिंग लगाएंगे, ताकि क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतने से कम हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये सब करने के बाद, काटने के बाद उस पे कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, ठीक है, उसी कहते हैं जेड इफेक्टिव ऑन पेरिफेरी, यानी इस पे कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, उसी को कहते हैं जेड इफेक्टिव पेरिफेरी। यानी अगर हम एक इस वाले इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले चार्ज को ढूंढेंगे, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स इस पे, सेम शेल वाले बाकी के इलेक्ट्रॉन्स इस पे रिपल करेंगे। लेकिन अगर हम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पूछेंगे, तो फिर इस पे लगने वाला चार्ज है, यानी इस पे लगने वाला चार्ज है, यानी इस पे कितना लगेगा, तो अंदर के जितने भी सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे उस पे रिपल करेंगे, क्योंकि इस बार सब्जेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उसमें जो -1 करते थे, इसमें -1 नहीं करना है। इसी को बोलते हैं जेड इफेक्टिव ऑन पेरिफेरी, यानी जिस वाले शेल पे हम फाइंड करने जा रहे हैं उस पे जेड इफेक्टिव इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का कितना लगेगा, उसी को जेड इफेक्टिव पेरिफेरी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन पे कितना जेड इफेक्टिव ऑन पेरिफेरी लगता है, ठीक है। देखिए 7 तो उसका चार्ज होगा, माइनस कुछ सिग्मा होगा, अब सिग्मा ये जेड इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब ये सिग्मा क्या है, देखिए सेम शेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 है, तो पांचों पांच इस बार तो लगाएंगे उस पर कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सब्जेक्ट बाहर है। अब अंदर के जो दो है वो उस पे 0.85 का फैक्टर लगाएंगे, उसके अंदर तो कोई शेल ही नहीं, उसके अंदर वाला यही एक आखिरी शेल है, ठीक है, तो उस पे 0.85 का फैक्टर लगेगा। अब देखिए क्या आता है आंसर, 5 इंटू 0.35 1.75 आता है, और 2 इंटू 0.85 तो 1.7, 2 इंटू 0.85 1.7, ठीक है। यानी इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा 3.45, यानी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो 7 पॉजिटिव चार्ज जितना उस पर अट्रैक्शन लगना चाहिए, लेकिन उसमें से इतना कट हो जाएगा, ठीक है, इतना उस पर कट हो जाएगा और बचेगा कितना -3.45, यानी 3.55 जितना उस पे लगेगा, 7 की जगह उस पे 3.55 जितना चार्ज ही अट्रैक्शन लगेगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जेड इफेक्टिव के सारे हमने क्वेश्चंस या फिर सारे कंसेप्ट हम कर चुके हैं। इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है कि वो हम सारे जो कंटेंट जितना भी है सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, यानी कि जितना भी इस पे जो कंटेंट आता है, ठीक है, सारा हम कर चुके हैं। इसके बाद इसके अलावा कोई क्वेश्चन आने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब रेडियस के बारे में पढ़ते हैं, नया टॉपिक लेते हैं। जेड इफेक्टिव यहाँ पे हमारा समाप्त होता है और अगला टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पे रेडियस। यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन आने की कोई भी संभावना नहीं है। तो जेड इफेक्टिव ओवर हो चुका है, आप टेंशन ना लें और बिल्कुल पूरा कॉन्सेंट्रेट अपना लेक्चर पे बनाए रखें, ठीक है। जेड इफेक्टिव को रिवाइज भी कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, उस पे ज्वाइन हो जाइए आप, ठीक है। अब रेडियस पे आते हैं। देखिए रेडियस क्या है पता है, रेडियस में आपको बताता हूँ कि रेडियस क्या चीज है, और वो भी एटम की, उस चीज की जिसको हम देख ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन्स को हम देख नहीं सकते। यानी रेडियस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कैसे फाइंड करते ये भी बताऊंगा, ठीक है। ऑफ एनी एटम, रेडियस ऑफ एनी एटम कैन नॉट बी measured exactly accurately
radius can be calculated in molecular level in combined form. In combined form. यहाँ पे शायद मेरी फोटो आ गई होगी तो आपको शायद ये नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ पे काटा मार के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से वो चीज, ठीक है। वैसे तो मैं वो चीज बोल चुका हूँ तो आपको समझ में तो आ ही गई होगी कि इतना जो है उसको कट जाएगा, यानी 7 - 3.45, यानी आंसर आ जाएगा 3.5 है। इतना उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला है, ठीक है। देखिए अब वापस से आ जाता है वहीं पे, ठीक है। इन कंबाइंड फॉर्म यानी हमने देखा था जब हमने ये प्रॉपर्टीज शुरू की थी, हमने ये चीज देखी थी कि कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक लेवल पे होने वाली है, कुछ प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर लेवल पे होने वाली है। यानी एटॉमिक लेवल पे, अरे यार हम न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले तो वो वेव फॉर्म में घूम रहे हैं, ठीक है। वेव फॉर्म की वजह से क्यों, देखो दो रीजन है। सबसे पहले बिकॉज एटम जो होता है ना वो, पहला तो है कि बहुत स्मॉल साइज का होता है, और दूसरा है कि उसका जो नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स का होता है वो वेव लाइक नेचर होता है। इसकी वजह से हेंस डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फिक्स्ड ऑफ एन एटम। जो डिस्टेंस है वो, डिस्टेंस जो है वो हम फिक्स नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द अगर इलेक्ट्रॉन जो है, इसका ऑर्बिट अगर ये है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर टाइप इस तरह से वो घूमता रहता है। तो उसका जो है हम डिस्टेंस जो है वो फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्टेंस जो उसका चेंज होता रहता है। तो हम इसका किस तरह से हम रेडियस फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे करते हैं। वो कैसे होता है वो देखिए जरा। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस होते हैं। पहले तो, क्योंकि सारे जो आप देखिए, पहले तो हम एटॉमिक लेवल पे नहीं फाइंड कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे फाइंड कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस हम फाइंड करते हैं। तो पहले तो होता है कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। ये होता है कोवैलेंट रेडियस, ज्यादातर कोवैलेंट मॉलिक्यूल में हमें फाइंड करने की जरूरत पड़ती है। फिर होता है वैन डर वाल रेडियस। ये हम ज्यादातर जो मॉलिक्यूल जो है कि करीब में ज्यादा नहीं आते, अट्रैक्शन नहीं होता उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनमें हम वैन डर वाल रेडियस फाइंड करते हैं। फिर जो होते हैं आयोनिक रेडियस, यानी ये वैन डर वाल जो है ना, ये दोनों मॉलि एक मॉलिक्यूल के अंदर अंदर नहीं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और नोबल गैसेस के बीच में रेडियस लगता है। वो हम देखते हैं अभी कैसे होता है। और जो है इसके बाद जो है वो मेटालिक रेडियस होता है, ठीक है। ये मेटल्स के बीच में जो लगता है उनका रेडियस फाइंड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। हम पढ़ेंगे कोवैलेंट रेडियाई। ये कहाँ फाइंड किए जाते हैं, फाइंड इन कोवैलेंट बॉन्ड। अब जैसे कि हमें पता है पहले तो कि अगर एक एटम का हम फाइंड करना है तो ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको हम नहीं देख सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को देखना काफी मुश्किल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तो वेव नेचर परफॉर्म करता है, उसको हम देख नहीं सकते। अब इलेक्ट्रॉन जो है उसका डिस्टेंस भी फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है। हम कैसे फाइंड करेंगे, हम कैसे फाइंड करते हैं, तो अब मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको फाइंड करते हैं। क्यों मॉलिक्यूलर लेवल पे, क्योंकि जो न्यूक्लियस जो है उसको हम क्रिस्टलोग्राफी में जो है न्यूक्लियस होता है वो शाइन करता है। अब यहाँ पे जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो इस तरह से कुछ बनने वाला होगा। यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग रीजन होगा। यहाँ पे दो न्यूक्लियस जो है उस पे बीच में डिस्टेंस जो है वो डी हम कह देते हैं।
दोनों न्यूक्लियस को क्रिस्टलोग्राफी में स्पॉट किया जा सकता है, उनके बीच के डिस्टेंस को हम डी कह देते हैं। और अगर अब यहाँ पे जो कोवेलेंट रेडियस होती है ना, वो दो टाइप के लेवल में होती है। एक तो होती है होमो डायटोमिक लेवल पे, और एक होती है हेट्रो डायटोमिक लेवल पे। ये दो लेवल पे फाइंड की जाती है। ठीक है, अब देखिए पहले हम देखते हैं होमोडायटोमिक लेवल। यहाँ पे जो होते हैं ना, इसका यही एग्जांपल है, देखो यही एग्जांपल ये वाला है। इसमें देखिए दोनों ही एटम जो है वो सेम एटम्स है। ठीक है, दोनों के एटम्स अगर एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं, एक न्यूक्लियस का के अराउंड इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके हम रेडियस तो नहीं ढूंढ सकते, लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल हम बना ले तो उन दोनों के बीच में न्यूक्लियस जो होता है वो उसको हम स्पॉट करके उनके बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो वो डिस्टेंस कितना होगा, आर ए प्लस आर बी। अब यहाँ पे ये ए वाला है, यहाँ पे ये बी वाला है, लेकिन ए और बी दोनों ही सेम है। ए और बी दोनों सेम, क्योंकि हम होमोडायटोमिक के लिए पढ़ रहे हैं, तो दोनों का रेडियस भी सेम होगा। यानी आर ए मान लो, आर बी मान लो, दोनों का ही रेडियस सेम होगा। ठीक है, ये कितना होगा, d/2। समझ में आ गया? इस तरह से उनका रेडियस जो है वो फाइंड किया जाता है। और अगर यहाँ पे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस, ये डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई हम फाइंड कर सकते हैं, इस वजह से हम इसका रेडियस भी वो जो है हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा, हेट्रोडायटोमिक लेवल पे हम पढ़ते हैं। ये जो हेट्रोडायटोमिक लेवल, इस पे किस तरह से रहने वाला है। तो हेट्रोडायटोमिक लेवल पे भी दो केस है। यहाँ पे एक केस और ये दूसरा केस। पहला केस जो होने वाला है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम हो जाए, और दूसरा केस है कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिफरेंट हो जाए। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लेकिन अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसके साइड मूव करने लगते हैं। ठीक है, यानी इसका जो रेडियस जो है, इसका रेडियस जो है दोनों का सेम नहीं रहता, दोनों का रेडियस जो वो चेंज हो जाता है। एक तो पहले से एटम, दूसरा है एटम जो है वो सेम रेडियस के नहीं है, और ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से भी उनका रेडियस जो है वो बदलने लगता है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होती है, ये जो शेयर्ड होती है, वो इसके करीब में हो जाती है तो इसका रेडियस जो होता है वो चेंज हो जाता है, इसका रेडियस भी चेंज होने लगता है, क्योंकि ये भी जो शेयर्ड है वो दूर चले जाएंगे तो इसके करीब हो जाएंगे, इसका रेडियस भी चेंज हो जाएगा, इसका रेडियस भी चेंज हो जाएगा। तो ये वाली दिक्कतें आती है। पहले हम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं, यानी कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर्ड जो है वो एक भी साइड नहीं जा रहा है, बीच में ही रह रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हम केस लेते हैं, यानी एटम दोनों अलग अलग है लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, इसका मतलब कि रेडियस ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंट है, लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर जो किए हुए है वो बिल्कुल बीच में रह रहे हैं, किसी की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, तो इसमें हम एक एग्जांपल है ऐसा देता है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 होती है, और फास्फोरस की भी 2.1 होती है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0 होने वाला है। ये जो स्टेट होती है ना, दिस स्टेट इज सिमिलर, मैं बोल रहा हूँ सिमिलर, सेम नहीं बोल रहा हूँ, सिमिलर टू डाइएटॉमिक हो जाती है। ये स्टेट सिमिलर टू डायटोमिक हो जाती है। अब इस केस में कैसा रहने वाला है, एक तो बड़ा सा एटम होगा और एक छोटा सा एटम होगा, बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं। ये हो गया ए मॉलिक्यूल, ये हो गया बी मॉलिक्यूल। बी को हम हाइड्रोजन मान लेते हैं, ए को हम फास्फोरस मान लेते हैं, इसको हाइड्रोजन मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके दोनों न्यूक्लियस का हम स्पॉट कर लेते हैं। ठीक है, और बीच का जो डिस्टेंस जो होने वाला है उसको तो हम डी कह लेंगे। अब यहाँ पे होने वाला है क्या, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी।
लेकिन यहाँ पे दोनों का रेडियस सेम नहीं है कि हम d/2 कर ले। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि H2 डायटोमिक मॉलिक्यूल लेके हम होमो डायटोमिक लेवल पे जाके हम H2 का मॉलिक्यूल लेके हम हाइड्रोजन का रेडियस फाइंड कर सकते हैं और वहां से लेके यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का रेडियस हमें पता चल जाएगा, डिस्टेंस भी हमें पता चल जाएगा, रेडियस ऑफ फास्फोरस हमें पता चल जाएगा। इस तरह से हेटेरोडायटोमिक लेवल में हम अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहा तो इस तरह से हम उसका फाइंड आउट करते हैं। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का डिफरेंट है तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ पे देख लें कि अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो इस पे जो है वो डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मान लो कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है बी से। समझ में आ गया? तो इसकी यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये इसका रेडियस जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा, इसका बी का जितना होना चाहिए उससे बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि हमें परफेक्ट रेडियस हम कोई भी तरीके से हमारे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और हमेशा अब देखना, अब इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, इसके लिए भी एक जो है वो फॉर्मूला गिवन है। किसने दिया है? स्टीवेंसन शोमेकर इक्वेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? देखिए ये चीजें शायद आपको कई जगह पे पढ़ाई जाए ना जाए पता नहीं, लेकिन आपके पास जो है कैम फिजिकैम एकेडमी जो है, फिजिकैम एकेडमी पे आपको ये बिल्कुल भी ये फ्री में ये पूरा कोर्स दिया जा रहा है, कंटेंट भी बेस्ट है। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, कहीं भी जाइएगा मत। ठीक है? अगर कोई भी एकेडमी पे आपको देख के आपको लग रहा है यार ये क्या हम कहीं पे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी ख्याल अपने दिमाग में आने मत दीजिएगा। और बिल्कुल भी इसी कैम फिजिकैम एकेडमी पे आप बिल्कुल ही पढ़ते रहिएगा। ठीक है? स्टीवेंसन शो मेकर इक्वेशन, ये इक्वेशन कंटेंट क्योंकि हम बेस्ट लाए आपके लिए, कंटेंट में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, आपका पूरा आईआईटी जैन का कोर्स हम कंप्लीट कर देंगे। और आपका आईआईटी जो है वो डेफिनेटली आप अगर हमसे पढ़ते रहे आपका आईआईटी निकल जाएगा। बस ये है कि आपको नोट्स बनाते रहना है, कंटेंट जो है वो पूरी तरह से आपको अच्छे से पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको कवर करना है, यानी कि आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको पढ़ना है और रिवीजन करना है। नोट्स टाइम टू टाइम आपको बनाते रहने हैं। अगर रिवीजन नहीं करोगे टाइम टू टाइम तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, अगर आपको चाहे तो आप करके देख ले। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सब आप भूल जाने वाले हैं। ठीक है? तो रिवीजन भी आप साथ में ही टाइम टू टाइम करते रहिएगा। स्टीवेंसन शोमेकर इक्वेशन क्या है? तो ये है कि रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 काई ए माइनस काई बी इक्वल्स टू डी। अब रेडियस ऑफ ए है, रेडियस ऑफ बी है, काई ए है, काई बी है और डिस्टेंस है। ठीक, इस वाले इक्वेशन से हमें ये वाली चीजें पता लग जाएगी। क्योंकि क्या है कि काई ए और काई बी ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये वाला इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है। और हमेशा जो डिस्टेंस जो है ना, यहाँ पे डिस्टेंस जो रहने वाला है वो एंगस्ट्रॉम में ही रहेगा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन आप करने की ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको सॉल्व करूंगा। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ इज 2 एंगस्ट्रॉम। ये डिस्टेंस उन्होंने ढूंढ लिया है इसमें। एंड सी एंड सी इज 2.4 एंगस्ट्रॉम, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड का 2.4 एंगस्ट्रॉम है डिस्टेंस। ठीक है? और हमें इसका 4 दे रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का, और कार्बन का हमें 2.5 दे रहा है। और हमें बोल रहा है कि रेडियस ऑफ फ्लोरीन को ढूंढिए। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए और देखिए। हमें क्या बोल रहा है कि कार्बन और फ्लोरीन का डिस्टेंस कितना है, 2 एंगस्ट्रॉम है, और कार्बन और कार्बन का कितना है, 2.4 एंगस्ट्रॉम है। अब देखिए कार्बन कार्बन का अगर 2.4 एंगस्ट्रॉम है तो कार्बन का रेडियस क्या हुआ, कार्बन का रेडियस हुआ 1.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है? और ऐसे ही कार्बन और फ्लोरीन का जो है
वो उसका डिस्टेंस जो है वो 2 एंगस्ट्रॉम है। अब हमें फ्लोरीन का ढूंढना है, फॉर्मूला लगा दे। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आर एफ प्लस आर सी माइनस 0.09 मोड में 4 माइनस 2.5 मोड कंप्लीट इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या गिवन है 2। आर एफ हमें ढूंढना है, आर सी हमें मिल गया 1.2 माइनस 0.09, 4 माइनस 2.5 यानी 1.5 हो जाएगा इक्वल्स टू 2। सर आई कैलकुलेट कर लीजिए अपने तरीके से, बता देता हूँ एक बार। 0.09 इंटू 1.5 क्या आएगा आंसर 0.135। आर एफ इक्वल्स टू 2 माइनस 1.2 क्या होता है 0.8 होता है 0.8, और जो ये है ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और आंसर आएगा 0.135। फाइनली रेडियस ऑफ फ्लोरीन क्या हो जाएगा 0.935 एंगस्ट्रॉम। ये हमें पता चल गया, ठीक है, समझ में आ गया। आपको इसी तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दे देगा, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको फॉर्मूला लगा के इजीली आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले आना है। कार्बन कार्बन में पता ही था, देखिए कार्बन कार्बन का हमें दे दिया गया है, लेकिन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से दोनों का जो है वो रेडियस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन का कितना हमें मिल रहा है 0.935 मिल रहा है, और इसका जो है 1.2 एंगस्ट्रॉम है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो होता है वो एग्जैक्ट रेडियस नहीं होता है, ये उसके करीब में होता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज जो होता है, फॉर्मूला लगा के हम देखते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें चेंज मिलता रहता है, लेकिन जो है एक फॉर्मूला जो है रेडियस निकालने का, उस पर किसी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड। ठीक है, अगली स्लाइड में हम मेटालिक रेडियाई पे आते हैं। यहाँ पे हमारा कोवलेंट रेडियाई ओवर हो चुका है, मेटालिक रेडियाई ये अक्सर जो है वो मेटल्स, दो मेटल के बीच में दो मेटल्स जो जुड़ते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके बीच में हम जो निकालते हैं उसको बोलते हैं मेटालिक रेडियाई। अब मेटल्स क्या होते हैं, वो तो ओवरलैप नहीं करते, मेटल्स होते हैं कि दे ओनली टच, दे ओनली टच ईच अदर। ठीक है, बस दे ओनली टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हैं, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, लेकिन मेटल में जो होते हैं, मेटल में जो होते हैं वो बस एक दूसरे को टच करते हैं। यहाँ पे मान लो ये ए है, यहाँ मान लो बी है, ठीक है, दोनों है एक दूसरे को टच करते हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मान लो कि वो डी डिस्टेंस होता है। एज यूजुअल क्रिस्टलोग्राफी से दोनों का डिस्टेंस फाइंड किया जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डी। ठीक है, ये सेम रहने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस आएगा नहीं। पर यहाँ पे जो समझने वाली बात जो है वो ये है कि देखिए यहाँ पे अगर हम कोवलेंट रेडियाई ले रहे हैं तो दोनों ही एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम मेटालिक रेडियाई ले रहे हैं तो दोनों ही एक दूसरे को सिर्फ टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, बस छू रहे हैं एक दूसरे को, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग की वजह से भी जो है उसका रेडियस थोड़ा सा माइनस हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हम एग्जैक्ट रेडियस नहीं निकाल सकते। ठीक है, हमें जो है अंदाजे से कुछ रेडियस की हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, उसी चीज हम अगर मेटालिक में अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या है कि बॉन्ड्स जो फॉर्म करते हैं, कोवलेंट भी फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल भी फॉर्म करते हैं। हमें पता है कि कार्बन और फ्लोरीन का कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो इसी तरह से उनका फॉर्म होगा, तो ठीक है, तो इसको हम इसी तरह से निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम का जो है उसके बीच में जो है वो मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवलेंट नहीं होने वाला, तो उनके बीच में इसी तरह से बॉन्डिंग होगी ऐसी, तो उसमें इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल के करेंगे, यानी यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा कम आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम। अगर इनका मैग्नीशियम मैग्नीशियम का अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता, फॉर एग्जांपल बन रहा होता, तो वो ओवरलैप करते एक दूसरे के अंदर घुस जाते। ठीक है, तो इसकी वजह से उनका डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता, रेडियस थोड़ा सा कम आता। अगर वो, लेकिन वो फॉर्म तो क्या कर रहे हैं, मेटालिक कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस बनाए गए हैं।
तो हम एक चीज देखने हमें ये मिलती है कि मेटालिक रेडियस जो होती है ना, मेटालिक रेडियस जो होती है वो ग्रेटर होती है कोवेलेंट रेडियस से। ग्रेटर होती है किससे? कोवेलेंट रेडियस से मेटालिक रेडियस ऑलवेज ग्रेटर होती है, बड़ी होती है। खास यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। मेटालिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है। और तो क्या बात है मेटालिक रेडियस में, और सीखने वाली बात बस यही है कि क्या मेटालिक रेडियस जो होती है, मेटालिक रेडियस जो होती है वो पैकिंग पे डिपेंड करती है क्या? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो तो पैक किए जाते हैं, एक प्रॉपर सॉलिड होते हैं, ऐसे पैक किए जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसी पैकिंग होती है, ये ओवरलैप नहीं है, ध्यान रखना। ओवरलैप नहीं है, ऐसे टच ही हो रहा है, या फिर ऐसी पैकिंग होती है। देखिए, तो यहाँ पे जो है ये पैकिंग अलग अलग होने की वजह से क्या इसके जो रेडियस में डिफरेंस आ सकता है? नहीं आ सकता। यहाँ पे भले पैकिंग डिफरेंट है लेकिन इनका डिस्टेंस क्या बदल गया? दोनों ही उतने ही तरीके से टच है। यहाँ पे भी दोनों ऐसे ही टच होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों ऐसे ही टच हो रहे हैं। तो क्या उनके बीच में डिस्टेंस बदल गया क्या? नहीं, वहां भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, तो डिस्टेंस जो है वो सेम रहने वाला है। पैकिंग की वजह से उसके बीच में रेडियस चेंज होगा नहीं। अब हम अगला टॉपिक जो है वेंडरवॉल रेडियाई पढ़ने वाले हैं। वेंडरवॉल रेडियाई, वेंडरवॉल रेडियाई जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये उन मॉलिक्यूल्स के बीच में देखा जाता है जहां पर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में निकाली जाती है। यानी एक मॉलिक्यूल बन गया, दूसरा मॉलिक्यूल बन गया, अब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना रेडियस है वो वैन डर वाल्स रेडियस से निकाला जाता है। या फिर कुछ एटम्स जैसे कि नोबल गैस एक दूसरे को टच ही नहीं करते, तो उनके बीच में होता है वैन डर वाल्स रेडियस। यहाँ यहाँ एटम्स टच ही नहीं करते, क्या? एक दूसरे को टच ही नहीं करते, नो टचिंग, दूर रहते एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वाला ये एटम है और एक ये एटम है, ये ए होगा या बी होगा, सेम सिमिलर तरीके से उनके बीच में भी डिस्टेंस फाइंड किया जाता है, फिर उनका आधा कर दिया जाता है, बस इसी तरह से होता है। ये किन किन में वैन डर वाल्स रेडियस फाइंड की जाती है? वो होती है नोबल गैसेस में, और दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। इसी तरह से होता है। देखिए, ये अगर दोनों मॉलिक एटम सेम है तो आर ए इक्वल वैसे सेम ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि एटम्स जो होते हैं गैसेस के वो तो जाहिर सी बात है दोनों सेम होते हैं। तो ये अक्सर गैस अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ये गैस में होते हैं? अगर गैस में होंगे तब तो उनका बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि गैस तो रैंडम मोशन दिखाती है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो कभी क्लोज भी आएंगे कभी दूर आएंगे, तो हमें रेडियस नहीं मिल पाएगा, रेडियस निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये तो मैं पता चल गया है d/2 करके हम रेडियस निकाल लेंगे, लेकिन क्या ये गैस में होता है या फिर सॉलिड में होता है? ये हम पता लगाते हैं किस तरह से? ये हम पता लगाएंगे, यानी ये जानेंगे कि गैसेस जो होती है ना उसमें क्या होता है कि रैंडम मोशन होता है, और रैंडम मोशन की वजह से उनका रेडियस पता लगाया नहीं जा सकता। यानी वैन डर वाल्स रेडियस भी अगर आपको पता लगानी है तो पहले उस चीज को हमें सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सॉलिड स्टेट में भी वो एटम्स जो है वो एक दूसरे के करीब में नहीं आते, उनमें थोड़ा डिस्टेंस रहता ही है, उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस रहता है। इसलिए इनको वैन डर वाल्स रेडियस हम यहाँ पे निकालते हैं। ऐसा नहीं कि सॉलिड स्टेट में आ गए हैं तो फिर वो मेटालिक रेडियस की तरह एक दूसरे को टच कर लेंगे और फिर हम मेटालिक रेडियस निकाल लेंगे, वो नहीं होता। तभी तो हमें एक नया रेडियस यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ा है, वैन डर वाल्स रेडियस हमें ढूंढना पड़ा, ठीक है। वैन डर वाल्स रेडियस हम ढूंढते हैं और यहाँ पे इनके बीच में जो है वो एग्जैक्टली टच नहीं करते, और वैन डर वाल्स रेडियस हम हमें निकालना पड़ता है। अब आप जरा तीनों को देखिए, ये जो हमने जितने भी रेडियस हमने डिस्कस किए तीनों को आप देखिए, कोवेलेंट जो होता है वो देखिए,
एक दूसरे को टच कर लेता है, अंदर घुस ही जाता है, दोनों एटम्स ओवरलैप कर जाते हैं। मेटल्स जो होता है बस टच करके वापस आ टच करता है बस। और जो वेंडर वॉल होता है वो नो टचिंग में मानता है। ये बहुत सीधा इंसान है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा टेढ़ा है, ये तो बहुत नालायक है, ठीक है। ये होता है कोवेलेंट, कोवेलेंट वाला बहुत ही नालायक होता है। ये होता है मेटालिक, और ये होता है वेंडर वॉल, ठीक है। रेडियाई की बात कर रहा हूँ मैं, देखना टच नहीं करते रेडियस, ऐसे एटम जो है वो टच नहीं करते एक दूसरे को, रेडियस की बात कर रहा हूँ। इसके इससे हमें क्या पता चलता है, इसको हम आर सी बोल देते हैं, इसको आर एम बोल देते हैं, इसको आर वी बोल देते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ऑलवेज आर वी जो है वो ग्रेटर होती है आर एम से, वो ग्रेटर होती है आर सी से। ये बात हमें पता लग गई, ठीक है। पूरा आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो रेडियस को लेके, अब देखो ये तो सिंपल सी बात है, हमें समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चंस जहां से आते हैं, एग्जामिनर जहां पे आपको धोखा दे देता है, जहां पे आपको जो है एकदम गुमराह कर देता है, वो होते हैं एक्सेप्शनल केसेस। अब हम एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़ने वाले आपके लिए। देखिए मैं तभी मैं बता रहा हूँ, मैं अच्छा यानी कि पूरा छान के अच्छा वाला कंटेंट लाया हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब एक्सेप्शनल केसेस हम जो है शुरू करने से पहले हम यहाँ पे ना स्लाइड अगर कम है तो बढ़ा देते हैं, इंग्लिश स्लाइड है। स्लाइड बढ़ा दी थोड़ी, ठीक है। कहाँ थे हम? 15वीं स्लाइड पे थे, ठीक है। अब देखिए, इतना हो जाने के बाद अब हम देखते हैं जरा कि यहाँ पे किस तरह से एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस, कई सारे एक्सेप्शनल केसेस हम पढ़ने वाले हैं। बस एक्सेप्शनल केस पढ़ने के बाद हम आज का लेक्चर ओवर कर देंगे, ताकि क्या है कि आप प्रॉपर रिवीजन भी कर पाए और आपका जो है कंटेंट भी सही रहे। और आप इसको, हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ देते ही जाए, आप रिवीजन भी आप कर पाए, नोट्स भी बना पाए और बोर भी ना हो जाए। सबको इकट्ठा करके हम 2-3 महीने में आपका जो है पूरा स्ट्रेटेजी के साथ आईआईटी जैम को हम क्लियर कर देंगे। और आप डेफिनेटली अगर इसको सही से पढ़ रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप आईआईटी में जाओगे, ठीक है। इसका आप काफी रुपया देते हैं, हम ये रिवॉल्यूशन आपके लिए लाए हैं, बिल्कुल फ्री में पूरा कोर्स लाए हैं। अब देखिए, हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन सिर्फ जो है 0.35 के फैक्टर से रिपल्शन बढ़ेगा। लेकिन सामने पॉजिटिव चार्ज 1 से बढ़ रहा है और रिपल्शन जो है 0.35 से सिर्फ बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव फाइनली एट द लास्ट बढ़ता जाएगा। और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो रेडियस जो होता है वो कम होता जाता है। और अगर हम टॉप टू बॉटम देखते हैं, यहाँ पे जो है शेल बढ़ जाते हैं, तो शेल अगर बढ़ेंगे तो रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। शेल एग्जैक्टली अगर एक एटम का हम तीसरे शेल में हम देख रहे हैं, दूसरे एटम का फिलिंग चौथे शेल तक हो रहा है, तो ऑब्वियसली भाई पूरा शेल बढ़ गया उसका, तो फोर्थ शेल वाले का रेडियस बढ़ा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि फोर्थ शेल अंदर आ गया, नहीं भाई तो थर्ड शेल तू आगे जा, ऐसा नहीं है। थर्ड शेल जो है वो अंदर है, फोर्थ शेल बाहर है, तो ज्यादा बड़े शेल वाले का रेडियस बड़ा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखिए एक्सेप्शनल केसेस में नंबर 1, सबसे पहला जो एक्सेप्शनल केस होता है वो इस तरह से होता है कि पीरियड में यानी लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, रेडियस कम होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हीलियम होता है, तो यहाँ से यहाँ जाते हुए रेडियस कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता?
बिकॉज सेम पीरियड में है। कैस में है? लेकिन ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सेम पीरियड में है, एक ही शेल है, सेम शेल में है ये दोनों ही फर्स्ट शेल के खिलाड़ी है। ठीक है, एक ही पीरियड में है, दोनों एक ही शेल में है। तो एक ही शेल में होने की वजह से इसमें जो है वेंडरवॉल रेट, इसमें वेंडरवॉल रेडियाई लगता है और इसमें जो है वो कोवेलेंट रेडियाई लगता है। वेंडरवॉल रेडियाई जो होता है वो बड़ा होता है, इस वजह से हीलियम का जो होता है वो रेडियस ऑफ हीलियम जो होता है वो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन से बड़ा हो जाता है। ये जरा खास ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि सेम शेल में अगर हम देख रहे हैं कि उसमें अगर सारे कोवालेंट या मेटालिक रेडियाई जा रहे हो, अगर वेंडरवॉल रेडियाई आ गया तो वो कमाल ही कर देगा भाई। वेंडरवॉल रेडियाई ऑब्वियसली बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली बड़ा रेडियस होता है। रेडियस जो हम फाइंड करते हैं वो अप्रॉक्स रेडियस होता है, ठीक है, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ये सही है वो सही है, ये गलत है वो गलत है। तीनों हम सही मानना पड़ता है, क्योंकि हम एक एटम के लिए निकाल रहे हैं, हम मॉलिक्यूल के निकाल रहे हैं। अब मॉलिक्यूल तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट में हो सकते हैं, कोई कोवेलेंट हो सकता है, कोई आयोनिक हो सकता है, कोई मेटालिक हो सकता है, कोई वैन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पे वेंडरवॉल का रेडियस बड़ा होगा, कोवेलेंट का छोटा होगा, मेटालिक का बीच में होगा। वेंडरवॉल रेडियस हीलियम का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन तो कोवेलेंट होता है, हीलियम होता है वेंडरवॉल होता है, तो रेडियस ऑफ हीलियम जो होता है वो हाइड्रोजन से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का एक शेल में हम कंसिडर कर रहे हैं, एक ही शेल में देख रहे हैं। अगर शेल बदल जाता है, अगर शेल बदल जाता है, अगर हम फर्स्ट शेल का देख रहे हैं सेकंड शेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेकंड शेल का बड़ा होगा, कि वो सेकंड शेल में है भाई, शेल ही डिफरेंट हो गया। लेकिन एक शेल में जो होता है उनका रेडियस वो इस तरह से होता है। अब देखिए सेकंड एक्सेप्शन, लिथियम ऐसी बिल्कुल सेम चीज है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। यहाँ पे जरा देखिए सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाता है। क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो रेडियाई जो है इनकी वो कम होती जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो सही रहेगा भैया, यहाँ तक तो सब कुछ सही चलेगा। लेकिन फिर से सेम पीरियड में सेम शेल में हमें नियॉन मिल गया, जिसका होता है वेंडरवॉल रेडियाई। अब वेंडरवॉल की वजह से फाड़ के बिल्कुल निकल जाएगा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या होगा, एकदम गजब चीज देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ा होगा इसका रेडियस, जो है सबसे बड़ा होगा। और हमेशा देखना है कि नोबल गैसेस जो होते हैं वो अपने पीरियड में सबसे बड़े रेडियस वाले होते हैं। ये चीज बिल्कुल भी भूलिएगा मत। ठीक है, हो गया सेकंड एक्सेप्शन। अब देखिए अगला एक्सेप्शन। यार गजब चीजें हो रही है यार, क्या एक्सेप्शन मिल रहे हैं हमें। फर्स्ट ग्रुप, हमारे पास पहला ग्रुप है, यहाँ पे सेकंड ग्रुप है, यहाँ पे थर्ड ग्रुप है। ठीक है, ये तीन ग्रुप हम ले लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसमें कुछ इस तरह से होता है कि लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। थर्ड ग्रुप में यहाँ से डी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। डी ब्लॉक को अभी नहीं लेते, अभी हम सिर्फ वो एक अलग एक्सेप्शन हो जाएगा। पहले हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जो रेडियस को लेके एक्सेप्शन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हम ऊपर से नीचे जाते हैं, रेडियस बढ़ता है, 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 रेडियस बढ़ता है और रेडियस बढ़ता है यार। लेकिन यहाँ पे रेडियस बढ़ने के बाद यहाँ पे बढ़ता नहीं, यहाँ पे घटता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? घटता है। क्यों कम होता है? इसकी वजह क्या है? रीजन इज रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। यहाँ पे ये तीनों को आप देखें जरा, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है, तो रीजन क्या है इसका? रिलेटिविस्टिक
रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, इसका रीजन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है। समझ में आ गया? अभी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। पहले एक और एक्सेप्शन देख लेते हैं। दो एक्सेप्शन है, पहले यहाँ पे एक देख लेते हैं। अब देखिए कैल्शियम के बाद यहाँ पे डी ब्लॉक शुरू हो जाता है, स्कैंडियम आता है, टाइटेनियम आता है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पे नीचे वी, पहले मैं फटाफट से ना इसका पूरा ये लिख लेता हूँ, ठीक है? डी ब्लॉक लिख लेता हूँ फटाफट से। AgCd, और यहाँ पे जो आने वाला है वो है लैंथनम, ऑफ्नियम, टंगस्टन, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। कुछ ऐसा होता है। अरे भाई स्लाइड कहाँ चेंज हो गई यार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं 58 टू 71। ये होते हैं हमारे पास 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इनका जो शील्डिंग होता है ना वो बहुत ही पुअर होता है, यानी ये जो है न्यूक्लियस को बहुत ही कम शील्ड कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डिफ्यूज्ड होते हैं। अब डिफ्यूजन क्या है वो बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, क्यों डिफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है? ये हम बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो काफी बड़े स्पेस में जो है वो ओरिएंटेड है। क्योंकि एफ ब्लॉक जो होता है, एफ सबशेल जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। एफ ऑर्बिटल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है? और बड़ा होने की वजह से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी फैले हुए होते हैं, और फैलने की वजह से वो न्यूक्लियस को सही से शील्ड नहीं कर पाते, डिफ्यूज्ड होते हैं। इस वजह से ये पुअर शील्डिंग की वजह से, अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस ये बड़ा होना चाहिए, से बड़ा होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है? नीचे जाते हैं साइज बढ़ना चाहिए, यहाँ तक तो बढ़ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, इसका तो बढ़ जाता है भाई, इसका तो बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ के बाद 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की आने की वजह से ये सारे जो है इन पे जेड इफेक्टिव तगड़ा वाला लगता है। क्यों लगता है? इसकी वजह ये है कि इन पे जो लगने वाला जेड इफेक्टिव है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पुअर शील्डिंग की वजह से है, क्योंकि वो अच्छे से न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाता, और वहां पे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाता है और ये शील्ड तो कर नहीं पाता। तो जो डायरेक्ट इन वाले एलिमेंट्स जो है इन पे तगड़ा वाला इफेक्टिव चार्ज लगता है, इतना लगता है कि वो इनके साइज के बराबर में हो जाते हैं। इनका साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन जेड इफेक्टिव लगने की वजह से उनका रेडियस जो होता है कम हो जाता है, और इनका जो है जो रेडियस जो होता है वो इनके बराबर में हो जाता है। क्या हो जाता है? बराबर में हो जाता है। जरा यहाँ पे खास ध्यान लगाएगा, ठीक है? बराबर एकदम पूरा ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे एक और हम एक्सेप्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये 3D ब्लॉक का जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखा, सिर्फ यहाँ तक ये नहीं रहता, इसके आगे भी थोड़ा चलता है। ठीक, सॉरी, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। डी ब्लॉक का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो भी थोड़ा इफेक्ट अपना डालता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने जो देखा लास्ट प्रीवियस स्लाइड में, वो क्या था? एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसे हम लेंथेनाइड्स कहते हैं।
लेंथेनाइड्स की वजह से इनका रेडियस कम हो गया, इनके बराबर में होगा, इससे हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एक और कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, वो होता है यहाँ पे। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में तो नहीं होता, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की वजह से होता है। अब इनकी वजह से क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है वो देखें। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को यहाँ पे मैं थोड़ा लिखता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, पूरा नहीं लिखता, समझ लो जिंक तक, क्योंकि ये पूरे में इसका नहीं देखना है, अभी हम इसका आगे का देखना है, इसलिए यहाँ पे कैडमियम, यहाँ पे होता है लेंथेनम, ऑफ्मियम और मर्क्यूरी। ठीक है, ये हम पूरा इस तरह से देख लेते हैं। इसके बाद जो आने वाला होता है, पहले ऊपर यहाँ पे बोरॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है, और यहाँ पे होता है जो गैलियम होता है। ठीक है, उसके बाद इस लाइन में यहाँ पे इंडियम आता है, टेलेरियम आता है, और यहाँ पे कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, फिर जर्मेनियम होता है, टिन और लेड। अब देखिए यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, रेडियस तो बढ़ना चाहिए, तो रेडियस बढ़ता ही है, लेकिन यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आ गए, ये भी पुअर शील्डिंग करते हैं। रीजन क्या है, सेम रीजन है। डी ब्लॉक, डी जो सबशेल है वो भी काफी फैला हुआ होता है, लेकिन जो एफ सबशेल जो होता है ना, वो ज्यादा फैला हुआ होता है, उसका शील्डिंग और भी पुअर होता है। डी ब्लॉक जो होता है वो उससे थोड़ा कम फैला हुआ होता है, उसका शील्डिंग उससे थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन होता है वो भी पुअर शील्डिंग, वो भी बहुत पुअर शील्डिंग करता है। और उसकी पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, 13 ग्रुप वाले जो बोरोन वाला ग्रुप जो है, उसके गैलियम पे इस पे इफेक्ट पड़ता है कि इसका साइज जो होता है वो कम हो जाता है, और यहाँ पे इसका बढ़ जाता है। अब यहाँ पे भी इफेक्ट लगेगा, तो ऑब्वियसली अब तीनों जो होते हैं, ये तीनों जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं। ठीक है, तीनों पे इफेक्ट लग रहा है, तो तीनों पे इफेक्ट लग रहा है तो सेम ही जाएगा, फिर से जैसा ट्रेंड था वैसे चला जाएगा। लेकिन गैलियम जो होता है वो छोटा हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन यहाँ पे देखने मिलता है। और ये लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का क्या होता है कि वो पुअर शील्डिंग तो करते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट कार्बन वाले ग्रुप तक देखने नहीं मिलता। कार्बन वाले ग्रुप में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसा था वैसा हो जाता है। ठीक, यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर जो फॉलो करने वाला होता है वही होता है। लेकिन यहाँ पे अब हम अगला देखते हैं कि इसकी वजह से, चलिए ये हम बाद में देखते हैं, पहले अब डी ब्लॉक को लिया तो डी ब्लॉक का कंप्लीट देख लेते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में और एक चीज क्या देखने को मिलती है हमें, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पे देखिए जरा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। बड़ी जबरदस्त चीज है यार, मजा आ जाता है पढ़ने में। देखिए यहाँ तक, इसमें क्या होता है कि जेड इफेक्टिव जैसे ही हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, जेड इफेक्टिव है जो है वो बढ़ता चला जाता है, रेडियस जो होती है वो कम होती चली जाती है। लेकिन डी ब्लॉक के ये 3D सीरीज में क्या होता है असल में, कि यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, इन पांचों का जब डी ब्लॉक भरा जाता है तो कुछ इस तरह से होता है, पांचों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, रेडियस कम होता जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐड होता जाता है, यानी पेयरिंग शुरू हो जाती है। तो आयरन से निकल तक ये पेयरिंग की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यानी डी ब्लॉक में जो है वो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। हमें पता है कि जैसे कि एक सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, यानी जेड इफेक्टिव तो लग रहा है, लेकिन सामने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी जो है वो भी लग रहा है। और वो लगने की वजह से जेड इफेक्टिव और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दोनों का जो है वो इक्वल हो जाता है, और इन तीनों का जो साइज है वो इक्वल रहता है। यानी यहाँ तक तो कुछ ऐसा था कि साइज कम होता जाता था, साइज कम हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हो गया। ठीक है,
आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हो गया। और फिर यहाँ पे जो है कॉपर और जिंक में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जेड इफेक्टिव पे डोमिनेट करना लग जाता है। और कॉपर और जिंक का जो होता है रेडियस जो होता है वो इनसे बढ़ जाता है। तो ऐसा ट्रेंड 3D सीरीज में हमें देखने को मिल जाता है। अब इसका अगर हमें देखना है, एक जरा यहाँ पे नजरे लगाए, एक ग्राफ देखते हैं। 3D एलिमेंट सीरीज का एक ग्राफ है, इस तरह से कुछ होता है। एक ग्राफ हम करते हैं। यार सॉरी यार, शायद आपको ये मेरी पिक्चर की वजह से यहाँ पे आपको दिखा होगा, नहीं दिखा होगा। मैं आपको जरा पे यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बस मैंने इतना ही लिखा है कि कॉपर और जिंक जो है, कॉपर और जिंक है। यहाँ पे मैं इसका ना यहाँ पे लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होता है वो जेड इफेक्टिव से बढ़ जाता है, इस वजह से इनकी साइज जो है वो भी बढ़ जाती है। बस इतना ही लिखा था, वो ऊपर मैंने लिख दिया। ठीक है, चले अब आगे बढ़ जाते। जो स्लाइड पे हम ग्राफ बना रहे थे ना, वहीं पे आ जाता है। ये ग्राफ ना, यहाँ पे रेडियस होता है और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं हम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। क्या हो गया यार, अरे यार, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब इसमें इस तरह से कुछ होता है कि यहां से शुरू होता है, क्रोमियम तक रेडियस कम होता है, फिर ऑलमोस्ट रेडियस सेम चलता है। कहाँ तक? कुछ निकल तक। और फिर जो है रेडियस फिर से बढ़ जाता है। ऐसा कुछ हमें ग्राफ देखने को इसके लिए मिल जाता है। जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो क्रोमियम, क्रोमियम है, इसके सामने हमें मिल रहा था, क्या मिल रहा था, शायद कॉपर मिल रहा था। इसके सामने हमें थोड़ा चेंज में मिल रहा था, कॉपर मिल रहा था। यहाँ पे क्रोमियम मिल रहा था, यहाँ पे कॉपर। अब देखिए ये जो ग्राफ उसका स्टडी किया गया, उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है उनका प्रॉपर रेडियस का ऑर्डर दिया गया, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले स्कैंडियम का सबसे ज्यादा होता है, फिर टाइटेनियम का, फिर जो होता है जिंक का आ जाता है, क्योंकि जिंक का भी बढ़ता है ना एट द लास्ट। जिंक का भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिप्रेशन की वजह से बढ़ता है, लेकिन फिर भी स्कैंडियम और टाइटेनियम से ज्यादा नहीं हो पाता। यानी फिर उसके बाद जिंक का आता है, फिर वापस से वेनेडियम, और फिर उसके बाद जो क्रोमियम और कॉपर, इन दोनों का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन क्रोमियम का थोड़ा सा कॉपर से ज्यादा हो जाता है। अगर पूछ ले कि नहीं कोई भी एक ही बताओ कौन सा ज्यादा, तो क्रोमियम का कॉपर से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो पता ही है कि भाई Fe होता है। आयरन जो होता है, आयरन, कोबाल्ट और निकल का हमें पता है वो सेम होता है। और यहाँ पे मैंगनीज जो होता है ना, मैंगनीज एक रह गया। ठीक है, और जिंक जो है, मैंगनीज और जिंक का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट। ठीक है, डी ब्लॉक का जो पूरा ट्रेंड था हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम वापस से अपने जो पुराना टॉपिक जो था यहाँ पे हम पढ़े थे, देखिए यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़े थे कि कहाँ गया ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट और फिर उसके बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट हम पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद अपनी हमारी क्लास को ओवर कर देंगे। टाइम काफी हो गया आई थिंक। चलिए एक काम करते हैं, अब आने वाली क्लास में हम इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत फिर ज्यादा भी हो जाएगा। क्योंकि आई थिंक 1 आवर की क्लास तो हो चुकी होगी,
फिर आपके लिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कंटेंट हम बढ़ाना शुरू कर देंगे, थोड़ा बूस्ट अप दे देंगे इसको। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट एक बाकी है, वो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। इनट पेयर इफेक्ट भी बाकी, वो आपको कल पढ़ा दूंगा। आज मैंने इनट पेयर इफेक्ट तक सोचा था आपको पढ़ाने का, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि टाइम काफी हो गया। क्योंकि कंटेंट में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आपको जब तक समझा ना जाए आपको बेस्ट वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा सेशन एंड करते हैं। धीरे धीरे क्या है कि हमारा कंटेंट जो है उसको हम बूस्ट करते जाएंगे, और जो है अच्छा वाला कंटेंट हम आपके लिए लेते आएंगे। तो फाइनली यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। गुड बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर। और अगली क्लास में जरूर मिलते हैं। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेना अपना पूरा, और जो है रिवीजन कंप्लीटली करते रहना, नोट्स ऐसे ही बनाते रहना। साथ में मिलके आईआईटी क्रैक करेंगे। ओके, सो बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।